देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिलने जा रही हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। वोटों की गिनती में यह फाइनल हो गया है कि बहुमत द्रौपदी मुर्मू को मिला है। यानी एक बार फिर एनडीए भारी बहुमत के साथ जीता है। वहीं विपक्ष को करारा झटका लगा है। जो विपक्ष ये सोच रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देगा, वो औंधे मुंह गिरा और विपक्ष के भी पार्टी के सांसद और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। अब चुनाव होना है उपराष्ट्रपति पद के लिए और इसके लिए एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उनको मैदान में उतारा है। वहीं एक बार फिर विपक्ष ने अपनी तरफ से मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। अब दोनों पक्ष का दावा है कि जीत हमारे कैंडिडेट की होगी, लेकिन कैसे होगी? एनडीए की अगर देखें तो द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में जो वोट पड़ा है, उनकी पार्टी जो एनडीए गठबंधन में है, उनके अलावा भी कई ऐसी पार्टियों ने समर्थन दिया है। अब जगदीप धनखड़ जी की अगर बात माने तो उनको जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद वोट करेंगे, उसी में एनडीए के पास पूरा बहुमत है। यानी जीत इस बार भी एनडीए के प्रत्याशी की होनी है। यानी जगदीप धनखड़ वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर ये जो देश का विपक्ष है, ये दिखाना चाह रहा है कि हम एकजुट हैं। लेकिन इस एकजुटता को झटका लगा है और ये झटका दिया है टीएमसी की ममता बनर्जी ने। जी हां, ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि टीएमसी इस उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो प्रत्याशी खड़े हैं, ना ये मार्गरेट अल्वा को वोट करेंगे और ना ही जगदीप धनखड़ को वोट करेंगे। ये फैसला लिया गया पश्चिम बंगाल में। असल में आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में 21 तारीख को ये शहीद दिवस मनाते हैं हर साल, और कोरोना की वजह से 2 साल ये कार्यक्रम नहीं हुआ था। जो टीएमसी है ये इस कार्यक्रम को मनाती है और इस कार्यक्रम में बाकायदा घोषणा की गई मंच से। और यहाँ तक तो आपको बता दें, इसके बाद जो ये बोला गया ममता बनर्जी की तरफ से कि हमसे इस बारे में कोई सलाह नहीं की गई। जो इसकी घोषणा की है विपक्ष के जो कैंडिडेट है मार्गरेट अल्वा, इसकी घोषणा शरद पवार ने की, हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई और इसलिए अब हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। वहीं शरद पवार की माने तो वो कहते हैं कि मैंने फोन किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने फोन नहीं उठाया। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही, ये तो विपक्षी नेता जाने। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष में 2024 लोकसभा के चुनाव को लेकर जो रस्साकसी चल रही थी, अभी से उसकी हवा निकल गई है। असल में शरद पवार और ममता बनर्जी, इन दोनों में होड़ लगी थी कि 2024 का जो चुनाव होगा, मोदी जी के सामने पीएम फेस बनकर मैं उतरूंगा। शरद पवार सोचते थे कि मुझसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, ममता बनर्जी कहती है मुझसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, और दोनों अपने अपने दावा करते हैं और दोनों के इरादे ये हैं कि वो मोदी जी के सामने पीएम फेस बनकर उतरे मैदान में। लेकिन इन एकता को अभी टक्कर लगी राष्ट्रपति चुनाव में। जिस तरह से हमने देखा क्रॉस वोटिंग हुई, लगभग 17 जो सांसद है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की एनडीए के पक्ष में। अभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। आप देखेंगे जो खबरें आ रही हैं वो अभी भी ऐसी आ रही हैं कि इस बार भी कई सारे एनडीए से बाहर की जो पार्टियां, यानी जो एनडीए में शामिल नहीं है, उनके जो सांसद हैं वो अंतरात्मा की आवाज पर जगदीप धनखड़ को वोट करेंगे। अब जगदीप धनखड़ के पक्ष में अब ये एनडीए के अलावा वोट की खबर जिस तरह से ये आई है कि भाई राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, इसको देखते हुए जो विपक्ष है उसकी जो नकली एकजुटता है उसकी हवा निकल गई है। तो इनको लगता है कि अब जगदीप धनखड़ का भी जीतना तय है, तो इससे अच्छा है कि अपनी इज्जत बचा लो। और इसीलिए जो ममता बनर्जी है, बड़ी चालाकी से उन्होंने घोषणा कर दी कि हम तो इसमें शामिल ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको खतरा है कि कई सांसद ऐसा ना हो कि जगदीप धनखड़ के पक्ष में वोट कर दें। हालांकि जो अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे, वो राष्ट्रीय महासचिव है टीएमसी के, उन्होंने
अपनी पार्टी के सांसदों की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे जो सांसद हैं उन सांसदों की राय है, 85% सांसदों की राय यह है कि हम इस चुनाव में बहिष्कार करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ को वोट देने का इसलिए सवाल ही नहीं है क्योंकि जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब उन्होंने एक तरफा फैसले किए हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ता बनकर उन्होंने काम किया है, इसलिए हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, मार्गरेट अल्वा, वो जिस तरह से विपक्ष ने बिना हमसे सलाह लिए हुए उनको नाम घोषित किया है, मैदान में उतारा है, हम उसको भी सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। और आपको बताएं ये सब हुआ शहीदी दिवस पर। शहीदी दिवस पर ममता बनर्जी ने हालांकि मंच से घोषणा कर दी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है और इसमें सभी गठबंधन मिलकर के सरकार बनाएंगे। और उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि टीएमसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। यानी एक तरफ से उन्होंने इशारों ही इशारों में कह दिया कि ममता बनर्जी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रही है। सपने अच्छे हैं, सपने हर एक किसी को देखने की आजादी है। ममता बनर्जी जी भी सपने देख रही हैं। हालांकि अभी उनके 35 राज्यसभा और लोकसभा में सांसद हैं। 35 सांसद आज जिस स्थिति में हैं वो हम सबको पता है। किस तरह से वोट पड़े थे पश्चिम बंगाल के अंदर, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, बूथ कैप्चरिंग हुई थी, वोटरों को घर से नहीं निकलने दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने दिया गया था। और उस स्थिति में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सरकार बनाई तो उसके बाद राज्यसभा की सीटें बढ़ गई। लेकिन अगर वो ये सोचती हैं कि 2024 के चुनाव में वो फिर से इस तरह का कुछ कमाल कर पाएंगी तो ये उनकी भूल होगी। भारतीय जनता पार्टी जब ममता बनर्जी से लड़ रही थी 2020 का चुनाव, जो विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति मात्र 3 विधायक की थी जो आज 77 हुई है। हालांकि बाद में पार्टी के कई लोग छोड़ छोड़कर टीएमसी में गए हैं, लेकिन उसके पीछे भय का वातावरण माना जा रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव के पहले अभी क्या होना बाकी है, ये इतिहास, ये भविष्य के गर्त में छुपा है। जहां तक पार्टी के जानकारों की माने, जो राजनीति को कवर करते हैं उनकी माने, तो केंद्र वहां जरूर राष्ट्रपति शासन लगाकर तभी चुनाव कराएगा। क्योंकि केंद्र को अच्छी तरह से पता है कि जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, उन हालातों में आज के समय में सरकार रहते हुए, ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए निष्पक्ष चुनाव होना वो पश्चिम बंगाल में असंभव है। और इसलिए ममता बनर्जी की जो सोच है, सोचना हर एक किसी को, जैसे मैंने कहा, सपना देखने की आज़ादी है, देखिए। लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो खाली पश्चिम बंगाल के वोटर वोट नहीं डलते। ममता बनर्जी जी को समझना चाहिए कि पूरे भारत का मूड क्या है। पूरे भारत में इस समय भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी उसका ग्राफ बढ़ा है। ये बात अलग है, सत्ता बनाने में वो नाकाम रहे क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडे, टोलाबाजी, कटमनी, उससे पैदा किए हुए पैसा और बमबाजी करने में माहिर पश्चिम बंगाल के लोग जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के, वो उनके साथ मिल गए थे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा वो राष्ट्रवादी मुद्दों पर होगा, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर होगा। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इन दोनों मुद्दे पर ये देश, जब भी कभी ऐसे मुद्दे आए हैं, राष्ट्र का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, देश जागता है। और जब देश जाग रहा है तो ऐसी स्थिति में मोदी जी को रोक पाना असंभव है। 2024 के चुनाव में मोदी जी की प्रचंड आंधी चलेगी, जिसकी जो सुगबुगाहट है, एक खामोशी है तूफान के आने के पहले की, अभी उसका आभास हो रहा है। जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, जिस तरह से देश में अब 10 लाख रोजगार देने की घोषणा केंद्र ने की है 1.5 साल के अंदर, निश्चित जानिए
विकास पहले ही हो रहा है, नौकरियां दी जाएंगी, देश तरक्की करेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। और इसके कारण से जो समझदार लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिनको फ्री में मकान मिल रहे हैं, जिनका इलाज फ्री में हो रहा है, वो मोदी को पसंद करते हैं। हमने कई राज्यों के चुनाव देखे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, वहाँ भी मोदी जी का जलवा ही काम आया है। हालांकि वहाँ योगी जी भी लोकप्रिय हैं और उनके नाम पर भी लोग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट करने वालों की प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोदी जी आज वर्ल्ड प्रसिद्ध नेता बन गए हैं और वो भारत में ना जीत पाए ऐसा तो असंभव है। तो इसलिए ममता बनर्जी घोषणा कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को, वो उस तरह से खुला तौर पर तो नहीं कह पाई जैसा उन्होंने पहले घोषणा करी थी कि वो शहीद दिवस के दिन बीजेपी के विरुद्ध जिहाद छेड़ने जा रही हैं। तो वो जिहाद जैसा तो नहीं छेड़ पाई, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा इस रैली में कि भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, सीबीआई है, तो हमारे पास लड़ने की रीढ़ है और हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इसी तरह जो उनके भतीजे हैं और पार्टी के महासचिव है, उन्होंने ये कहा कि सड़कों पर उतरना होगा और हमें लड़ाई करनी होगी। यानी जिहाद शब्द नहीं बोला, लेकिन लगभग भाषा वही है, लड़ाई की, लड़ने की और कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करके सड़कों पे तांडव करने की। तो ये जो उनकी घोषणा है, इस घोषणा को समझना होगा। अल्टीमेटली जो टीएमसी है, इसके पास कोई योजना नहीं है, केवल और केवल हिंसा का रास्ता अपनाकर ये फिर से एक बार 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। तो केंद्र सरकार को इस बीमारी का इलाज पहले खोजना होगा कि हिंसा का इलाज किए बिना पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव असंभव है, उसका कोई मायने नहीं है। इस बात को जब तक केंद्र नहीं समझेगा, जब तक इसका इलाज नहीं करेगा, तब तक पश्चिम बंगाल से बीजेपी के लिए जीत पाना असंभव है। वंदे मातरम।